एवरीवन, मेरा नाम है इंद्रमणि सेन और आप सभी का स्वागत है विक्रमाज एडुटेक पे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि आपको थंबनेल और इस स्क्रीन के वीडियो के जो फर्स्ट स्लाइड है वहां से आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम बात करेंगे आर्टिकल 370 पे। मतलब कि आर्टिकल 370 के क्या इम्प्लीकेशंस हुए और किस कंडीशन में इसको एब्रोगेट किया गया था, फिर किस कंडीशन में इसको रिमूव किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से, या फिर इसके जो इम्प्लीकेशंस थे, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो क्या हुए थे। आखिर हम क्यों बात कर रहे हैं 4 वर्षों के बाद आर्टिकल 370 के बारे में। बात ऐसी है कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करना, इसको रिमूव करना, क्या ये केंद्र सरकार के पावर के अंदर आता है, या फिर केंद्र सरकार कहने का मतलब ये है कि पार्लियामेंट के पावर के अंतर्गत आता है या फिर नहीं आता है। तो खैर, केंद्र सरकार का इस पे क्या जवाब होगा वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। और जैसे ही केंद्र सरकार की तरफ से कोई जवाब आता है या फिर उसके रुख के बारे में कोई हमें जानकारी मिलती है, हम आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे उस अपडेट के साथ कि आखिर केंद्र सरकार ने क्या कहा है। फिलहाल हमारा डिस्कशन इस मुद्दे पे होगा कि आर्टिकल 370 के बाद जो हमने टाइटल रखा है, क्या खोया क्या पाया, इसके रिमूवल के बाद हम लोगों ने क्या अचीव किया या फिर हम लोगों ने क्या लूज किया। 2019 में डिसीजन लिया गया था 5 अगस्त को, अगर मैं सही हूं तो, और उसी के साथ साथ 2023 में आज हम जी रहे हैं, यानी कि 9 अगस्त को या फिर 10 अगस्त को। तो बात यह है कि हम इसके बीच, इन चीजों के बीच अभी तक क्या डेवलपमेंट हुए हैं और क्या क्या चीजें हुई हैं उसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो चलिए छोटा सा ब्रीफ सा डिस्कशन रखते हैं कि आखिर जब आर्टिकल 370 रिमूव हुआ था तो लोग 2-3 मुद्दे पे बात कर रहे थे। वो 2-3 मुद्दे कौन सी थी? लोगों का ज्यादातर फोकस था जब आर्टिकल 370 था भी या फिर आर्टिकल 370 हट गया, उसके बाद से लोग क्या बोलने लगे। लोगों का पहला लाइन ये था, लोग पहले ये बोलते थे या फिर अभी भी बोलते हैं, डेवलपमेंट। मतलब कि कश्मीर का डेवलपमेंट काफी ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, कुछ लोगों की ये राय थी या फिर अभी कुछ लोगों की राय है। कुछ लोगों का यही मानना है कि जो वहां पे टेररिज्म जैसी चीजें हो रही हैं उसको कंट्रोल किया जा सकेगा और टेररिज्म से टूरिज्म तक, मतलब कि टेररिज्म को रोका जाएगा और टूरिज्म को बढ़ाया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि 80 के मिड 80s में कश्मीर में बहुत सारी फिल्में शूट हुआ करती थी, जैसे कि वो सिलसिला का वो गाना है, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। इसी के साथ साथ वहीदा रहमान की एक मूवी हुआ करती थी कश्मीर की कली, और ऐसी बहुत सारी फिल्मों का शूटिंग हुआ करता था कश्मीर के अंदर में। लेकिन जैसे ही 90s का दशक आता है और वहां से शुरू हो जाता है कश्मीर में एक अलगाववाद या फिर एक टेररिज्म की एक नई कहानी, जिसको कि हम किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ कि आखिर आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद से हमने IR मतलब कि इंटरनेशनल रिलेशन या फिर जियोपॉलिटिक्स में हम लोगों ने ऐसा क्या किया कि इससे इंडिया का, इसको कि बोलते हैं ना हिंदी में कि सिक्का जमना, मतलब कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, अगर मैं सही टर्म यूज करूं तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंडिया का सिक्का जमा, मतलब कि इतना ड्रास्टिक या फिर इतना ब्रेव डिसीजन लेने के बाद इंडिया ने किस तरीके से प्रेजेंट किया अपने डिसीजन को, चाहे यूएन हो या फिर अलग अलग जितने भी फोरम्स हो, इंटरनेशनल फोरम्स हो, वहां पे इंडिया ने अपनी बातों को काफी बेखूबी तरीके से रखा और प्रेजेंट किया। खैर, इससे रिलेटेड एक और बात मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 370 से मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा हटना या फिर नहीं हटना एक अलग विवाद का विषय है और मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं कि आर्टिकल 370 का होना या फिर नहीं होना का कश्मीर के विकास से कोई खास लेना देना है नहीं, बिकॉज इसके होते हुए भी कश्मीर बहुत सारे इंडेक्स में, जैसे कि पर कैपिटा इनकम में वो बिहार और यूपी जैसे राज्यों से ऊपर था। वही अगर मैं बात करूं कि इसका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें भी ये बहुत राज्यों से ऊपर था। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इसमें भी इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। या फिर लिटरेसी की बात करें, इन सारे मामलों में भारत के अन्य राज्यों से इसका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। आज हम बात करेंगे कि आखिर आर्टिकल 370 के हटने के बाद से हमने जियोपॉलिटिक्स के एरिना में
किस तरीके से सफलतापूर्वक अपने अकॉर्डिंग दाव चले और उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो भी जितना भी हमारे चैलेंजेस थे उसको सही तरीके से हम लोगों ने टैकल किया। तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हमको ये समझना होगा कि कश्मीर का इतिहास इतना ज्यादा उलझा हुआ क्यों है, इतना पेचीदा क्यों है। तो उसको समझने से पहले, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको वर्तमान के समस्या का समाधान चाहिए, आई एम रिपीटिंग कि अगर आपको वर्तमान के समस्या का समाधान चाहिए तो आपको अतीत की खिड़की में झांकना ही होगा। तो चलिए झांकते हैं अतीत की खिड़की में। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि अगर J&K की बात करें तो अभी के टाइम पे इसको यूटी बना दिया गया है, जिसका कि दो हिस्सा, एक है लद्दाख और दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर वैली एंड जम्मू वैली। तो बात करते हैं 1947 की, जब इंडिया आजाद हो रहा था और जब हम आजादी के रास्ते पे बढ़ रहे थे, अभी उस वक्त जब हम आजाद हो गए थे, एक एक करके सारे राज्य जितने भी प्रिंसली स्टेट थे वो हमें ज्वाइन करते जा रहे थे। लेकिन 3 ऐसा राज्य था जो कि जिद पे अड़ा था, या फिर उसके कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट थे, या फिर उनके अंदर दूरदर्शिता की कमी थी, जिनका यह मानना था कि वो हमारे साथ, वो इंडिया के साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं करेंगे। कौन कौन से राज्य थे? सबसे पहले J&K, उसके बाद हैदराबाद। हैदराबाद के जो निजाम थे उनके अलग ही ख्वाब थे, वो तो कुछ ज्यादा ही प्रोग्रेसिव और कुछ ज्यादा ही अल्ट्रा प्रो मैक्स प्रोग्रेसिव होकर वो चाह रहे थे कि वो पाकिस्तान के साथ अपना विलय करा लेंगे। पता नहीं उनको ज्योग्राफी की शायद ज्यादा समझ थी नहीं, क्योंकि हैदराबाद कहाँ और पाकिस्तान कहाँ, शायद उनको पाकिस्तान की हैदराबाद की याद आ गई, क्योंकि हाँ पाकिस्तान में भी हैदराबाद है। उसके बाद जूनागढ़, ये गुजरात के पास एक जगह हुआ करता था जो कि एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, और इसी के साथ साथ हमारा J&K। ये इन लोगों का ये मानना था, खैर इसका तो ये मानना था J&K का कि ये स्वतंत्र रहना चाहते हैं और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बफर स्टेट का काम करना चाहते हैं। यहाँ पे कश्मीर है तो एक बफर स्टेट का काम करना चाहते हैं। खैर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कश्मीर पूरे इस वाले रीजन में, कश्मीर यहाँ तक इंडिया है, तो एक बफर स्टेट की तरह काम करना चाह रहा था और उसकी ये मंशा थी कि हम एक अलग स्टेट के रूप में काम करें। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान का ये मानना था, उसके जो संस्थापक थे मोहम्मद अली जिन्ना का, कि पाकिस्तान तो उनके पैकेट में है, क्योंकि उनकी वहां की जो बहुसंख्यक आबादी थी वो क्या थी, मुस्लिम थी, और वहां के जो राजा थे, राजा हरि सिंह, वो एक डोगरा राजपूत थे। तो ऐसे सिचुएशन में जो कि हिंदू राजा और मुस्लिम प्रजा इन द सेंस की मेजोरिटी जो प्रजा थी वो मुस्लिम थी, वैसे सिचुएशन में उनको ऐसा लगता था कि हम जब चाहे तब J&K को अपने साथ मिला सकते हैं। लेकिन खैर समय बढ़ता चला गया और 1948 तक राजा हरि सिंह डिसीजन नहीं ले पाए कि उनको करना क्या। अभी तक उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का साइन नहीं किया था। खैर इन दोनों ने तो साइन कर लिया था एक करके, लेकिन राजा हरि सिंह ने अभी तक साइन नहीं किया था। और ऐसे सिचुएशन में पाकिस्तान कबाइलियों के भेष में अपनी सेना को भेज देता है कश्मीर के अंदर में, और कश्मीर के अंदर आने ही वाले होते हैं। तभी हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, होम मिनिस्टर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनके जो सचिव थे मेनन साहब, उनके तत्परता की वजह से क्या हुआ कि उन्होंने अपना सपोर्ट भेजा कश्मीर के लिए, और एयरफोर्स की टुकड़ी गई वहां पे एयरलिफ्ट करके, और वहां पे उसने पाकिस्तानियों को रोका। खैर ये तो इतिहास की बात थी। अब आते हैं वर्तमान पे, मतलब है कि आखिर अभी पे क्या समस्या थी, और जब हम लोगों ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया तो उसके बाद से ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हुई, जिसके बारे में भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हुआ ये कि जब हम लोगों ने आर्टिकल 370 को रिमूव किया यहाँ से, तो उसके बाद से पाकिस्तान ने हाय तौबा मचाना शुरू कर दिया। जैसे उसने हाय तौबा मचाया तो हमारे सामने दो समस्याएं थी, दो चुनौतियां थी। पहली चुनौती ये कि आर्टिकल 370 से रिलेटेड, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड आर्टिकल 370 था, और अभी भी आपको पता है कि POK का जो कब्जा है, अनऑथराइज्ड पोजीशन है, पाकिस्तान के पास है, जो कि मामला UN में है, और UN बोलता है कि हम इसको प्लेबिसाइड कराएंगे, मतलब ये कि जनमत संग्रह कराएंगे, और अगर जनमत संग्रह कराएंगे तो उसकी एक कंडीशन है कि पाकिस्तान की भी सेना अपने वापस लौट जाए, भारत की भी सेना वापस लौट जाए, उसके बाद यहाँ पे जनमत संग्रह कराया जाएगा इस पूरे इलाके में। लेकिन दोनों
ओर से इस बात को नहीं माना जा रहा है और डिफिसिट ऑफ ट्रस्ट की वजह से ये सिचुएशन नहीं हो पा रही थी। तो ऐसे सिचुएशन जब मामला ऑलरेडी यूएन में था और अगर हमने इसको उठाया तो पाकिस्तान की मंशा ये थी कि वो इसको डिप्लोमेटिक तौर पे यूएन में इस मुद्दे को फिर से गरमा दे और इसको और ज्यादा हवा दी जाए। वहीं दूसरे ब्लॉक पे हमारा जो आपको पता ही होगा कि जो हमारे अरब कंट्रीज हैं, जैसे कि अरब के जो इम्पोर्टेंट कंट्री, सबसे पहले सऊदी अरेबिया खुद, उसी के साथ यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो जितने सारे कंट्रीज हैं, शाहजहां, दुबई, ये सारे अमीरात के हिस्सा थे। उसी के साथ ओमान के साथ भी हमारा बहुत अच्छा मैत्री पूर्वक संबंध है। ओमान के साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो कतर से भी हम लोगों ने बहुत अच्छे संबंध बना रखे हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट देश हैं और इसी के साथ साथ बहरीन भी एक बहुत ही हमारा फ्रेंडली कंट्री है। तो सबसे जो बड़ा डर था ये था कि आखिर इन देशों का रिस्पॉन्स कैसा होगा, क्योंकि इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान इन्हें भी भड़काने की कोशिश करता। लेकिन हमारी सबसे पहले कूटनीतिक विजय वहां हुई जहां पे हम लोगों ने कूटनीति के जरिए इन सारे कंट्रीज को ये कन्विंस कर लिया कि जो भी हम लोगों ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया है, ये फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कश्मीर है, ना कि हमने कुछ ऐसा किया है कि जिसकी वजह से कश्मीर के साथ बुरा हो या फिर कश्मीरियों के साथ बुरा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो हमारा एक अभिन्न हिस्सा है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं कि इन सारे कंट्रीज ने एक एक करके स्टेटमेंट देना भी शुरू कर दिया कि हम इस मुद्दे पे भारत सरकार के साथ हैं और भारत का इंटरनल मैटर पे हम जाके कुछ भी इंटरफेयर करने वाले नहीं है। तो पहली जो फ्रंट थी यहाँ पे हम लोगों ने जीत हासिल की और इसी के साथ साथ अब हमारा दूसरा जो फ्रंट था जहाँ पे हमें और लड़ाइयां लड़नी थी वो था यूएन के अंदर में। मकसद ये था पाकिस्तान का कि हम वहां पे मुद्दे को गरमाएं और एक बार फिर से कश्मीर मुद्दे को इंटरनेशनलाइज कर दे, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इसको बढ़ावा दे दे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इसको ले जाए इस मुद्दे को। लेकिन वहां भी हमारे जितने भी डिप्लोमेट्स थे हमारे या फिर यूएन में जो हमारे अस्थायी प्रतिनिधि थे, उन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया और वहां भी हमारा जितना भी हमारा जो प्रेशर ग्रुप था या फिर जो भी और चीजें हमारी काम कर रही थी, उन सभी ने मिलकर यहाँ ये बहुत बखूबी परफॉर्म किया और फाइनली हम लोगों ने दुनिया को ये बात बताने में हम सफल हो गए कि ये जो कश्मीर से 370 हटाने का जो मुद्दा है ये भारत का इंटरनल मैटर है, इसमें किसी भी देश को किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि कुछ ऐसे देश भी थे जिन्होंने इसमें अननेसेसरी कमेंटबाजी करके, बयानबाजी करके चीजों को रुख को मोड़ने की कोशिश की, जैसे कि इंडोनेशिया और टर्की। यहाँ के मंत्रियों और राष्ट्रपतियों ने ये कहने की कोशिश की कि भाई इसमें आप लोगों ने बहुत गलत किया, लेकिन समय के साथ हम लोगों ने कूटनीतिक प्रयास करके उन्हें भी शांत किया और फाइनली हम लोगों ने 370 को हटा के कश्मीर को एक नए प्रगति के राह पर ले गए और बहुत सी चीजें यहाँ करी गई जिसकी वजह से पूरा जो इंटरनेशनल मीडिया है उसका कवरेज हुआ। यहाँ पे उन लोगों ने आकर देखा, एक यूरोपियन जो संसद है, यूरोपियन जो यूनियन है, उसका एक प्रतिनिधि मंडल आता है इंडिया के अंदर में, कश्मीर के अंदर में, वो सारी चीजें देख कर जाता है, फिर अपना एक रिपोर्ट देती है और वो बताता है कि नहीं वहां पे जो चीजें हैं वो काफी नॉर्मल है और ऐसी कोई बात नहीं जिस तरह के प्रोपेगेंडा चलाए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये था शॉर्ट वीडियो जिसपे कि हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के पूछे गए क्वेश्चन के ऊपर एक बार रिवाइज करने के लिए, ताकि अभी आपका मेंस भी आ रहा है और इंटरव्यूज में भी जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल हम लोगों ने इतना समझा कि आखिर ये विवाद है क्या, विवाद तो नहीं, मतलब मैं ये बोलूंगा कि आखिर ये इश्यू है क्या, इस मुद्दे को समझने की कोशिश करी हम लोगों ने। फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।